भाऊ के पास चलता हूँ। भाऊ, जो परिणाम सामने आ रहे हैं उसमें ये देखने को मिल रहा है कि पिछली बार भी जहां समाजवादी ने स्वीप किया था वो इस बार पुनः दोहराया है। जैसे कि मुरादाबाद रामपुर क्षेत्र है, तो मुरादाबाद में पिछली बार भी 6 की 6 जीती थी इन्होंने, इस बार भी 6 की 6 जीती हैं। इसी तरह से रामपुर में पिछली बार बीजेपी ने सिर्फ 2 जीती थी, इस बार 1 ही जीती है। हालांकि संभल में हमेशा की तरह चंदौसी फिर जीत गई है भारतीय जनता पार्टी। तो ये जो पोलराइजेशन इस बार इन्होंने किया मुस्लिम्स ने, क्या आपको लगता है कि इसका परोक्ष रूप से भारतीय जनता पार्टी को लाभ मिला? क्योंकि वो जो काउंटर पोलराइजेशन हुआ उसको हम देखते हैं तो पूरा का पूरा अवध क्षेत्र, पूरा सेंट्रल यूपी क्षेत्र, ये एक तरह से आप अगर मैप उठा के देखें तो पूरा वो भगवे में रंगा हुआ है। तो मैं तो इतना बारीकी से अभी इस चुनाव नहीं देख पाया हूँ, रिजल्ट या स्टडी कर पाया हूँ, लेकिन पूरा यूपी अगर हम कंसिडर करें तो जिस ढंग का माहौल भी बंगाल के बाद बनाया गया था कि समझो वही अभी अब बंगाल का रिपीटेशन होगा। लेकिन ये गधे एक बात भूल गए थे कि बंगाल में हुआ वो तो यही वो यहाँ भी हुआ है। बंगाल में सत्ता में थी वो पार्टी, इंटैक्ट जीत कर आई थी, तो उसका मतलब बंगाल का अगर यहाँ परिणाम दिखाई देने वाला है तो बीजेपी जीतने वाली थी। हाँ, जो छोटी पार्टी थी वो बड़ी होगी, वहां बीजेपी बड़ी हो गई या समाजवादी पार्टी बड़ी हो गई। तो मेरे दिमाग में पहले से ये था कि वो, और लोग भी बोल रहे थे कि मायावती कुछ नहीं कर रही है, तो मायावती ने होप छोड़ दिए थे और पूरी तरीके से मायावती के वोट जो है पोलराइज होते होते समाजवादी पार्टी के पास आ गए। तो उसका फायदा उन्हें मिला है। लोकसभा में उसका फायदा मायावती को मिला था। बेचारा अखिलेश 14 में 5 थे, 19 में 5 ही रहे, लेकिन मायावती के 10 हो गए थे। लेकिन उस समय जो वोटों की लेन देन हो गई थी वो समाजवादी पार्टी के साथ रही, ऐसा मुझे लगता है। अभी असल में क्या होगा मैं तो वहां गया नहीं हूं, या मैंने बारीकी से इतना आंकड़ों का जो अभ्यास करते हैं वो मैंने नहीं किया है, शायद बाद में कभी करूंगा, अभी आंख की तकलीफ है। लेकिन एक बात साफ है कि अगर हम बारीकी से देखें तो ये चुनाव बीजेपी के लिए आगे चलकर जो चैलेंज खड़ा होने वाला है उसका है कि भाई इकट्ठा हो जाओ, वोट डिवीजन कम करो। ये यहां से अपोजिशन के लिए सीख है। अब कितना सीखते वो तो बात अलग है, लेकिन ये सीख है कि अगर वोट की डिवीजन नहीं होती तो फायदा होता है, किसी एक को होगा। और ये अगर करेंगे पूरी के पूरे खड़े हो जाए, कांग्रेस वाले ममता के पीछे खड़े हो जाए, ममता वगैरह बंगाल, गुजरात, राजस्थान, यहाँ जो सीधे बीजेपी के साथ टक्कर है वह सब लोग बीजेपी के साथ खड़े हो जाए, अखिलेश हो, मायावती हो। लेकिन ये होगा नहीं। देखो एक बात होती है, हमने देखा पिछले चुनाव में राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में बीजेपी हारी थी, लेकिन लोकसभा के मानो सबके सब सीटें बीजेपी ले गई थी। इसका मतलब यह है कि लोकल लेवल पर डिवीजन बढ़ता कैसे जाता है वो भी हमें समझना। मैं उसका एक अलग से विश्लेषण देता हूँ कैसा होता है वोटिंग। देखो कारपोरेटर होता है, कारपोरेटर जो होता है हमारा मुंबई का, तो हमको वो कारपोरेटर पहचान का चाहिए, हम उसको चेहरे से जानने वाले चाहिए, ज्यादा से ज्यादा वो हमको और हम उसे पहचानने वाले चाहिए, किसी भी पार्टी का हो। लेकिन एमएलए वैसा नहीं होता। एमएलए हाँ बीच बीच में कुछ करता है, प्रोग्राम करता है, हमको मालूमात है ऐसा, लेकिन पार्लियामेंट के लिए पार्टी जरूरी होती है। वो कभी हमारे इलाके में आए ना आए एमपी, लेकिन हमको वो पार्टी मालूम होनी चाहिए। तो इसलिए पार्लियामेंट का चुनाव पार्टी के लेवल पर होता है। असेंबली का चुनाव जो होता है वो कैंडिडेट और पार्टी के तौर पर होता है। और लोकल जो चुनाव होते हैं स्थानीय इकाई के, उसमें तो हमको उसको हक, उसको साथ दे दो तो वो आने वाला चाहिए। इस ढंग से वोटिंग होता है। तो मुझे लगता है कि इसमें हम लोकसभा का परिणाम अगर देखना चाहते हैं तो मुझे लगता है बड़ा भारी नुकसान नहीं हुआ है। ये तो होना था। देखो आपको याद होगा तो 2009 में
ये जो 80 सीटें थी उसमें से 22 या 23 सीटें कांग्रेस ने जीती थी, और दिग्विजय सिंह से लेकर सबने उसका चेहरा तो राहुल गांधी के मत्थे पर बांधा था, ये राहुल की वजह से, राहुल की वजह से। फिर वो जाके टपक गए उधर, 1.5 साल मुकाम पर रहे उधर, कि अकेले 2012 में वो जितना चाहते थे, भट्टा परसुल वगैरह वो हो गए। लेकिन 22 सीटें जिनको लोकसभा में मिली थी, उनको 24 सीटें सिर्फ विधानसभा में मिली। तो वो कहां गए, कहां गए वो? क्योंकि जो पार्टी लोकसभा में बहुमत करके सरकार बना सकती है वो तो बीजेपी या कांग्रेस होती थी, एसपी वगैरह नहीं होती थी। तो उस ढंग से जो मतदाता है वो, मेरा ख्याल है कि हर चुनाव के लिए जो फ्लोटिंग वोट होता है वो चुनाव किसके लिए है ये देखता है। और एक बात होती है, जब उपचुनाव होता है, बायपोल होता है, तो बायपोल में हमको उस इलाके का एमपी चुनना है, इस इलाके का एमएलए चुनना है। लेकिन जनरल इलेक्शन होता है तो मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री चुनना होता है। तो उस ढंग से सोचने वाला वोटर बढ़ रहा है, ऐसा मैं मानता हूं। ये चुनाव उसका परिणाम हो सकता है, परिणाम भी हो सकता है, परिमाण भी हो सकता है। अभी जो भाऊ ने कहा, मैं दो तीन चीजें थोड़ा सा स्पष्ट कर दूं, क्योंकि जो 2009 का जो परिणाम था लोकसभा का, वो एक तात्कालिक कारण था जिसमें मुलायम सिंह जी ने कल्याण सिंह जी से हाथ मिलाया था, और उसके कारण आजम खां उनको छोड़ कर चले गए थे, और मुस्लिम वोट पश्चिम उत्तर प्रदेश में लगभग पूरा का पूरा कांग्रेस को शिफ्ट हो गया था। वो एक तात्कालिक कारण था, उसको उन्होंने जब करेक्ट कर लिया तो वो वापस फिर जैसे था वैसा हो गया था। यही एक कारण कांग्रेस के आने का था। अभी मैंने इसका विश्लेषण किया, जो वोट की शिफ्ट हुई है, तो 9% वोट जो है वो लगभग बहुजन समाज पार्टी का घटा है, और लगभग 3% वोट जो है वो कांग्रेस का घटा है। और इसका मतलब यह है कि दो बड़ी पार्टियों में मिलके 12% वोट खोया है। लेकिन यदि हम विश्लेषण करें तो पिछली बार जब ये साथ साथ थे दोनों लड़के, तब इनका जो सम्मिलित वोट था वो लगभग 28% था, और इस बार जो इनका सम्मिलित वोट है वो लगभग 35% तक आ रहा है। यानी इसमें लगभग 7% की बढ़ोतरी इनके वोट में हुई है, इनके गठबंधन के वोट में हुई है। साथ में भारतीय जनता पार्टी का भी वोट जो है वो लगभग 4-4.5% बढ़ा है। तो दोनों के वोट में बढ़ोतरी हुई है, और अंतर केवल इतना रहा है कि पिछली बार इनके दोनों के बीच में जो अंतर था वो लगभग 12%, लगभग 13% था। लेकिन इस बार जो इनके बीच में अंतर है वो 10% ही है। और जहाँ तक सेगमेंट्स की बात है, तो इस समय जो चल रहा है वो इनका जो गठबंधन है वो 274 सीटें जीतता दिख रहा है। लोकसभा में इन्होंने 284 असेंबली सेगमेंट जीते थे। कि आप वो पूरा निचोड़ भूले जा रहे हैं सर कि हम जो 22-21वीं सदी में है और आजकल दुकानें बंद हो रही है, ज्यादा से ज्यादा सब ऑनलाइन चल रहा है। तो इस चुनाव का जो मैं सोच रहा, आपको सबको देख रहा था, सुन रहा था, तो मुझे निचोड़ ये लगता है कि ये चुनाव Amazon.com पर चला गया। यानी आप बीएसपी के लिए चुनकर एमएलए दे दो, बाद में वो बीजेपी में जाएगा, कांग्रेस में जाएगा या समाजवादी पार्टी में जाएगा। ये डायरेक्टली ऑनलाइन ट्रांसफर हो गए, डायरेक्टली समाजवादी पार्टी में। बीच वाले की बहुत ही शानदार है ये अमेजिंग नहीं है, इसको हम अमेजोन बोल सकते हैं, अमेजिंग नहीं है। समाजवादी पार्टी की जीत जो है उसको हम अमेजोन बोल सकते हैं, अमेजिंग नहीं। ऑनलाइन मार्केट प्लेस डायरेक्ट हो, क्योंकि आप देखो ना, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, यूपी हो, कहीं भी आप टिकट खरीदो, मायावती से चुनकर आ जाओ, फिर चाहिए वो पार्टी में चले जाओ। तो ये जो बिचौला था वो हटा दिया डायरेक्टली। समाजवादी पार्टी को ही दे दो या बीजेपी को दे दो, मायावती को देने की जरूरत नहीं, बाद में तो वही जाना है। तो ये और कांग्रेस अमेजोन पॉलिटिक्स हो गई है यूपी में।
डायरेक्टली जो ग्राहक है उसके घर में पहुंचेगा, बीच वाला कोई रहेगा ही नहीं, होम डिलीवरी। अब भाऊ ये तो बताइए कि आपने सत्य हिंदी और एनडीटीवी इत्यादि को और इनको सबको देखा होगा, तो इनका जो विश्लेषण था उसके ऊपर हम क्या विश्लेषण कर सकते हैं? नहीं, भाव ने सत्य हिंदी बहुत देखा है। मैं बहुत देखता था, मैं एंजॉय करता था। देखो क्या होता है, बहुत आँख की ट्रीटमेंट चल रही थी तो दिमाग नहीं चलता है, फिर आँख खोलकर देख नहीं पाता था, और खबरें उल्टी सुल्टी होती है, तो रिलैक्स होने के लिए वो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। क्या है, वैसे तो घर में बच्ची भी है, नातिन है हमारी, उससे खेलता हूँ या तो सत्य हिंदी से खेलता हूँ, बड़ा मजा आता है। क्योंकि देखो बचकानी हरकतें होती है वो रिलैक्स होने के लिए बढ़िया होती है। आपके घर में भी बच्चे हुए हैं, आपके आसपास के रिश्तेदारों में, आप एंजॉय करते हैं बच्चों को ना। तो जी 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 जी। नमस्कार, मैं आशुतोष, मैं बहुत पसंद करता हूँ इस ढंग से खुद को पेश करना। और वो फिर जो विजय त्रिवेदी है वगैरह मैं सुनता था, मुझे बहुत पसंद है, लोग बहुत पसंद है। क्योंकि क्या होता है, देखो जब रिलैक्स होना होता है ना, तब दिमाग चलाना नहीं चाहिए। तो इस वक्त सत्या हिंदी सुनो तो बढ़िया होता है, दिमाग चलाना ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, क्या बकते हैं, वो क्या अपने को क्या मतलब है, अपने रिलैक्स होने के लिए हम सुनते हैं। तो सत्या हिंदी एनडीटीवी वो अपने आप में खुश होते। अब देखिए हमारे संजय राउत को किसी ने बोला कि भाई गोवा में आपको तो नोटा से भी कम वोट मिले, ये तो वहां महाआघाड़ी करने निकले थे। तो उन्होंने कल राज ठाकरे का, मराठी आप नहीं समझते, लेकिन राज ठाकरे ने संजय राउत की बढ़िया नकल की, बढ़िया नकल की। असल में राज ठाकरे का दोस्त करके ही ये सामना के एडिटर बने। अच्छा, ये दोस्त थे पहले, तो वो बात छोड़ दो, लेकिन उन्होंने नकल की। तो उनको पूछा कि भाई नोटा से भी आपको कम वोट, वो बोले क्या हमारे नोट कम निकले। तो उससे तो मैं वो एक दूसरे मराठी चैनल पर था, उसने मुझे पूछा आपकी इस पर रिएक्शन क्या है। मैंने बोला रे यशवंत यादव के घर में पड़े रहे, इन्होंने गोवा लेके गए नहीं ना। नोट कम पड़ेंगे नहीं तो क्या, वो यशवंत यादव ने अपने घर में डंप करके रखे, 2 करोड़ नोट मिले ना उधर। इसलिए बोल रहे आप सच्चाई ढूंढने की कोशिश करो ना। जो नोट गोवा के लिए रखे थे वो तो यशवंत यादव के घर में डंप करके रखे गए और गोवा लेके नहीं गए। तो संजय राउत बिल्कुल सच बोल रहे कि हमारे नोट कम थे इसलिए हम नोटा से भी कम हो गए। तो ऐसा सुनने में बड़ा रिलैक्स होने को मिलता है, वो मैं सुनता हूँ, जानबूझकर सुनता हूँ जी भाव। लेकिन उत्तर प्रदेश में तो शिवसेना को काफी वोट मिले हैं, 0.03% मिले हैं। बिल्कुल, नोटा से ज्यादा है, कम है? और ये भी सिर्फ 100 सीटें लड़ाई है, मान लो 400 सीटें होती तो क्या होता। तो पॉइंट आप 003 बोल रहे हैं, तो 1% के लिए कम से कम 1200 या 1800 सीटें लड़ानी पड़ेगी। अब बेचारे है नहीं। मेरे हमेशा ये सोच रहे थे कि भाई सामने वाले को हंसना तो आसान है, लेकिन उसको कम से कम समझने की कोशिश करो। मैं एक आपको कहानी बढ़िया बताता हूँ। एक पुराने जमाने में हमारे स्कूल में इंस्पेक्शन होता था, एजुकेशन डिपार्टमेंट का कोई डेप्यूटी इंस्पेक्टर वगैरह आ जाता था और क्लास में देखता था क्या होता है, कैसा स्कूल चल रहा है रिकॉग्निशन के लिए वगैरह वगैरह। तो वो किसी भी क्लास में चला जाता था और देखता था कि क्या पढ़ाया जा रहा है। तो मैंने यानी कहानी बनाई हुई है। तो ऐसा है कि इंस्पेक्टर मेरा ही दोस्त था, बहुत दिनों से, सालों से मिला। तो मैंने बोला चलो यार चाय भी पियेंगे। नहीं, बोला काम है, उसके बाद चाय पियेंगे, तू भी चल मेरे साथ। मेरे को स्कूल में लेके गया और एक क्लास में हम घुस गए। तो उसने क्लास के बच्चे को पूछा
जो टेबल्स होते हैं, भाई चार बार गुनने से कितना होता है? तो बोलता है 13 होता है। तो बोला 4 चौक 13 कैसे हो सकता है? तो मैं तो हैरान हो गया। तो उसने बोला बढ़िया, और आ गया, फटाक से रिपोर्ट लिख ली, ये स्कूल बहुत बढ़िया चल रहा है, प्रगति कर रहा है। तो फिर हम चाय पीने गए। मैंने बोला यार, तो 4 चौके, उसने तो 13 बार बताया, तू क्या लिखा है प्रगति कर रहा है? अरे बोला मैं 4 साल पहले आया था, उस वक्त 4 चौक 9 बोलता था, अब 13 पर आया, तो अगले 3 साल में तो 16 बोल देगा ना, प्रगति हो रही है। तो संजय राउत के हिसाब से 0.003 का मतलब शुरू हो गया ना, आहिस्ते आहिस्ते 2200 या कभी हो जाएगा ना। आप हंसने से क्या हो जाए, आप उनको समझने की कोशिश, मैं राहुल गांधी को समझने की कोशिश करता हूँ, बड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। इसलिए मैंने बोला आपको कि समझने की कोशिश जरूरी होती, समझने की कोशिश जरूरी। आप एक सेंटेंस भूल गए। जी जी भाऊ। अगर योगेंद्र यादव बोलते तो बोलते हम तो किसान आंदोलन कर रहे थे, सरकार ने तो उसको आसान आंदोलन बना दिया। तो इसके ये दुष्परिणाम है अगर ऐसा कुछ बोलते। इनके लिए सब आंदोलन आसान होते, ये किसान आंदोलन में क्यों है? हद तक है, सॉरी सर, नहीं, ये करते हैं सब आसान आंदोलन करते हैं ना। कोई भी आंदोलन हो, शाहीन बाग हो वहां घुस जाएंगे, लोकपाल आंदोलन हो वहां घुस जाएंगे। इसलिए मैं वो करते उसको आसान आंदोलन बोलता हूँ, योगेंद्र यादव का। इसलिए वो अगर रवीश कुमार को समझाने जाएंगे तो वही बोलेंगे ना, हम तो किसान आंदोलन कर रहे थे, मोदी जी ने उसको आसान आंदोलन बना दिया। इसके सब दुष्परिणाम है। अरे अपनी दुनिया में रहते तो क्या करें, उनको बाहर नहीं निकाल सकते। देखो भूत है, जिनको देखना है उसको दिखाई देता है ना, हमें ना दिखे, लेकिन है जिनको देखना है उनको तो दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा। तो ये वो अपनी दुनिया में जीते, तो हमको मानना पड़ेगा भाई आप जियो उस दुनिया में, हम क्यों उसको डिस्टर्ब करें। अब मुझे भी गाने को मन करता है। हमने आपको गाते सुना नहीं, आपका स्वागत। तो आपको सुनना, आपका भी स्वागत है, सुना जाए। लकड़ी की काठी, काठी का घोड़ा, घोड़े के दुम पे जो मारा हथौड़ा। अच्छा, एक पैरोडी बना रखी है भाव ने, बहुत अच्छी पैरोडी है। सुनाइए सुनाइए भाऊ, सुनाइए। कौन सी पैरोडी? वो तो एक अच्छा, वो बनाई है प्रदीप की लिखी हुई जो थी, वो तो अलग है। वो तो अलग है। अच्छा, वो उसका छोटा सुर। ये एक बात ये हो गई थी कि हम बचपन में तो सब गाने थे, आओ बच्चों तुम्हें दिखाए, हमारा जो हिंदुस्तान था बचपन था, तो आओ बच्चों तुम्हें दिखाए झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो ये धरती है बलिदान की, वंदे मातरम, ये हम बचपन से सुनते हैं। तो जब 95-96 में ये सब हो रहा था, नरसिंह राव का बहुत तमाशा हो रहा था, तो उस पर मैंने आओ झांकी तुम्हें दिखाए आज के हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से डर के रहो यहाँ भरती बेईमान की, बंदे बेशरम यहाँ के बंदे बेशरम। तो पूरा गाना मैंने वो बनाया था। उत्तर में गद्दारी करती कश्मीर के ये घाटी है, दक्खन से रिश्ते की डोरी तमिल बाघ ने काटी है, अगड़ा पिछड़ा ऊंच नीच में सारी जनता बाटी है, एकजुट की नारेबाजी घुसखोरी ने चाटी है, देखो ये तस्वीरें अपने बेशर्मी अपमान की, इस मिट्टी से बच के रहो या भरती बेईमान की। और था जलियावाला। अब देखो पैरोडी में मजा ये होता है कि कम से कम शब्द बदलो। तो ये है अपना जलियावाला बाग, ये देखो, तो बिदरन वाला बाग, ये देखो यहाँ चली थी गोलियां, ये मत पूछो किसने खेली यहाँ खून की होलियां, एक तरफ बंदूकें दंदन एक तरफ टोलियां,
मरने वाले बोल रहे थे खलिस्तान की बोलियां। इंदिरा ने भी यहाँ लगा दी बाजी अपने जान की, इस मिट्टी से डर के रहो ये धरती। और आखिरी में पूरा नहीं बोलूंगा, एक थोड़ा ये है अपना राजपुताना नाज इसे तलवारों से ऐसा है, तो ये है अपना राजपुताना राज करे दल बदलू से, गुंडागर्दी कैसी करनी पूछो बिहारी लालू से, प्रधानमंत्री लटक रहा है सोनिया की पल्लू से, प्रधानमंत्री लटक रहा है सोनिया की पल्लू से, चोर बने हैं दरवेशी और राज चला है भालू से, जीत के कौरव बने हैं पांडव, जीत के कौरव बने हैं पांडव, हार हुई भगवान की, इस मिट्टी से डर के रहो या भरती बेईमान की। देखो मुल्क मराठों का ये, देखो मुल्क मराठों का ये, शरद यहाँ का राजा था, उसने ही ईमान बेचकर विदेश पैसा भेजा था, हर पहाड़ पर प्लॉट बने थे, हर पत्थर को बेचा था, पकड़ेंगे तो वो छूटे कैसे, सब कुछ उसने सोचा था, चतुर शरद ने बांध रखी थी अर्थी ही अभिमान की, इस मिट्टी से बचकर रहो या भरती बेईमान की। लेकिन ये आगे चलकर जब शिवसेना का गवर्नमेंट आ गया तब मैंने ये फिर से बदला था, उनका देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ ठाकरे डोला था, अखबारी ताकत को जिसने तलवारों से तोला था, देखो मुल्क मराठों का ये, यहाँ शिवाजी यहाँ ठाकरे डोला था, अखबारी ताकत को जिसने तलवारों से तोला था, झुनका भाकर खाते खाते हाथ में कोका कोला था, झुनका भाकर खाते खाते हाथ में कोका कोला था, बोली हर हर महादेव की माइकल जैक्सन बोला था। मेरी हिंदी अच्छी नहीं है लेकिन वो मैंने उस वक्त किया था। शानदार सर, जबरदस्त। इसकी तो अलग से एपिसोड बनेगी, एक रिकॉर्डेड। संजय जी लगभग 2 महीने का ये अभी सबसे पहले एक बात भूलो मत, अब गुजरात का रोना शुरू होगा, दिसंबर में गुजरात है। नहीं वो कल से ही शुरू हो जाएगा, क्योंकि वो लोग निकल चुके होंगे गुजरात आज रात ही, क्योंकि उनका तो वो उनका यूट्यूब इसी से चलना है, वो वहाँ उन मोहल्लों में जाना है जहाँ कुछ काम। बंगाल का मेला उड़ गया, खेला हो वे, हाँ, तो ये यूपी में आके बैठे थे, अब उठकर गुजरात जाएंगे और फिर से नैतिक विजय पाएंगे। प्राइम मिनिस्टर का भाषण चल रहा है बीजेपी मुख्यालय में इस समय। जी हाँ। चलिए तो फिर हम लोग भी वही देखते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कमेंट्स हैं, आज कोई प्रश्न है नहीं, क्योंकि प्रश्न तो सारे के सारे उत्तरित हो गए इस चुनाव से ही। मैं सभी को, हम लोग उत्तर प्रदेश में ही है, तो सवाल कहाँ से होंगे। जी हाँ। बाबू से बड़ा ट्रोलर मैंने पूरी लाइफ में नहीं देखा। सही है, उत्तर प्रदेश में सारे उत्तर मिल गए। तो आप भाऊ को, ओंकार जी को, धीरेन्द्र जी को, अभिषेक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।